हाय प्यारे बच्चों, मैं मनोरमा त्रिपाठी, लिटिल फ्लावर स्कूल सहायक अध्यापिका हिंदी, आप लोगों के बीच मैं फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पाठ्यक्रम में हमने बौड़ विचार पर चर्चा किया था। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अयोगवाह और उसके प्रकार तथा इस अध्याय से कुछ अन्य विषयों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे बच्चों, हमने ये जो पहले पढ़ाया था, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, इसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अयोगवाह के बारे में समझा रहे हैं। अयोगवाह अंग, अनुस्वार, इसका चिन्ह है अह, विसर्ग, अह विसर्ग, इसका चिन्ह है अंग। अनुनासिक, तो आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं, अंग, अह, अंग। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह ये है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे पंखा, चंदा। अह विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, नमः। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे इसका चिन्ह ये है, जैसे चांद, सांप, गांव आदि। तो ये अयोगवाह हो गया। अब हम पढ़ेंगे र के रूप, पदेन र और रेफ, पदेन र और रेफ। पदेन र, पदेन र जो व्यंजन के खड़ी पाई में प्रयोग होता है जिस र का, और इस र का व्यंजन के नीचे प्रयोग होता है रेफ। इस र का प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है। जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, तो उस र को व्यंजन की खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। उस र को कहाँ लगाते हैं? व्यंजन की खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। जैसे हलंत व धन, र, धन, त।
तो जब र व्यंजन रहित, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो, यानी व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण जो हमारा व है ये र से पहले है जिसमें स्वर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? स्वर रहित व्यंजन के साथ र, तो ये पदेन र होता है। इसका प्रयोग हम खड़ी पाई में, व्यंजन के खड़ी पाई में करते हैं, व्रत। हलंत प धन रा धन र। तो स्वर रहित व्यंजन के बाद र, जैसे कि हमने यहाँ बताया है उसी तरह यहाँ भी है। ये प में व्यंजन नहीं है, प में व्यंजन नहीं है और उसके बाद र है, तो यहाँ इस र को हम यहाँ प में लगा देंगे हलंत हटा करके, प्राण। तो ये पदेन हो गया, पदेन र हो गया। एक पदेन र है जो ट वर्ग के ट, थ, ड, ढ के साथ प्रयोग होता है। ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ के पास इस र का प्रयोग होता है। स्वर रहित ट वर्ग, स्वर रहित ट वर्ग यानी जिसमें स्वर नहीं है, ट। तो ट क्या है? स्वर रहित हो गया, इसमें ट नहीं है, स्वर नहीं है, इसके बाद र आ रहा है, फिर क, तो क्या हो गया? ट्रक। अब इस र को हम ट के नीचे लगा देंगे, जैसे हलंत ड, र, म। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब स्वर रहित व्यंजन के बाद र हो, स्वर रहित व्यंजन के बाद र हो, तो उस र को व्यंजन के नीचे, ट वर्ग के व्यंजन के नीचे लगाते हैं, जैसे ड्रम। अब पढ़ेंगे रेफ। ये हमारा पदेन र हो गया। अब हम रेफ पढ़ेंगे। रेफ र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? रेफ, जब स्वर रहित र को लिखने के लिए, स्वर रहित र को लिखने के लिए रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे स। तब यहाँ स्वर रहित र है, यानी र में स्वर नहीं है, हलंत प। इसको लिखने के लिए र के बाद व्यंजन के ऊपर इस र को हम लगाते हैं, जैसे स। स हमने लिख दिया, अब प भी लिख दिया। र को लिखना है तो र को कहाँ लिखेंगे? प के ऊपर। इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तलवे को स्पर्श करती है, सर्प। जैसे मान लीजिए ब, हलंत र, फ, क्या हो गया? बर्फ। तो ये र के रूप हो गए। री की मात्रा, री की मात्रा भी बोलने के लिए री की भांति ही होती है। जैसे हमको अगर ऋषि लिखना है, ये री है, ये री की मात्रा है, तो री का भी उच्चारण जब हम करते हैं तो री की तरह होता है, री की तरह। तो अगर ऋषि लिखना है हमको तो इस ऋषि री का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखना है गृह, तो गृह में ये र नहीं लगाएंगे, री का र मात्रा लगाएंगे, गृह। हलंत, क्या है? हलंत। ये हलंत है। तिरछी लकीर जो होती है, जो बाहर की तरफ होती है, वो हलंत होता है। कभी कभी बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, हलंत का मतलब नहीं समझते हैं और इधर कर देते हैं, र का मतलब नहीं समझते हैं, इधर लगा देते हैं।
लेकिन अगर तिरछी लकीर इधर से है तो हलंत है, और व्यंजन में अगर इधर है तो वो र होता है, हलंत। स्वर रहित व्यंजन को उनके नीचे हलंत लगाकर दर्शाया जाता है। अगर हमें व्यंजन को स्वर रहित करना है तो उसमें हमें व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे हलंत क, हलंत ख। तो जब हम हलंत लगा देते हैं तो व्यंजन हमारा स्वर रहित हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, उसमें स्वर नहीं होता है। स्वर लगाने के लिए हलंत को हटाएंगे, फिर इसमें स्वर चिन्ह लगाएंगे। मात्राएं मूल रूप में बहुत से शब्दों में मात्राओं को उनके मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आलू, इमरती। तो यहाँ आलू और इमरती कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा रूप जिनका नहीं लिख करके स्वर वर्ण ही लिखते हैं, जैसे अनानास, आलू, इमरती, ईख, आइए, इसलिए। तो ये स्वतंत्र रूप होते हैं। उपर्युक्त मात्रा सहित वर्ण को उनसे बने शब्द, जैसे ये स्वर है, स्वर, मात्राएं और व्यंजन के साथ, अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वर हो गया। अब इसके मात्रा को लिखना है, जैसे आ, तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये मात्राएं हो गई। अब हम इसको व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे अ की मात्रा अ ही होती है, तो अ के जगह पर हम क्या लिख देंगे? क। तो क बोलने में हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है अ के तरह हो रही है, तो यहाँ हम क लिख दिए। अब हमें लिखना है यहाँ पर क। अब इस क में हमें आ की मात्रा मिलाना है, का। ई की मात्रा मिलाएंगे, की, कु, क्री, के, कै, को, क। तो ये हो गया स्वर चिन्ह यानी मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मात्राओं के मेल से बने कुछ शब्द, जैसे कल, काल, किला, कील आदि। इस तरह से मात्राओं से हम शब्द बनाते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, ये भी हम थोड़ा जान लें। वर्ण विच्छेद,
बच्चे यहाँ अधिकांशतः गलत करते हैं। अगर पूछा जाता है कि वर्ण विच्छेद करिए, वहाँ संधि विच्छेद कर देते हैं, यानी शब्दों को अलग कर देते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद का मतलब तो वहाँ प्रश्न पर समझना चाहिए कि वर्ण में अक्षर, यानी शब्द से अक्षरों को अलग करना है। जैसे सैनिक, तो सैनिक शब्द तो लिख दिया गया। अब यही दे दिया गया क्वेश्चन कि आप वर्ण विच्छेद करिए, यानी वर्णों को अलग करिए। तो कैसे करेंगे? हलंत स धन ऐ, हलंत न धन इ, हलंत क धन अ। ये वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण संयोग भी होता है। वर्ण संयोग यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे मान लीजिए दे दिया हलंत छ धन आ, हलंत त धन आ। क्या हो गया? छ हलंत है, यानी इसमें स्वर नहीं है, तो छ में जब आ मिलेगा तो क्या होगा? छा। तो में आ मिला तो क्या हो गया? ता। तो यही अंतर होता है वर्ण विच्छेद में और वर्ण संयोग में। कुछ विशेष र, अंग या र न म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। और स्वर का अपना कोई चिन्ह नहीं होता है, ये सभी वर्णों में मिला होता है। जैसा कि हमने वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं लिख दिए थे। स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसको मैं ब्लैक बोर्ड में लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? उत्तर स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4। उत्तर जो वर्ण न तो स्वर होते हैं नहीं व्यंजन, उन्हें
अयोगवाह करते हैं। जैसे अंग, अनुस्वार, का चिन्ह, जैसे पंखा, डंडा, आह, विसर्ग। इसका उच्चारण, इसका चिन्ह ये है, उच्चारण स्थान इसका ह की तरह होता है, प्रातः नमः। अनुनासिक अंग, इसको अनुनासिक नाम से जानते हैं, जो कि हम पहले आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। नासिक, नाद, बांस। तो ये अयोगवाह हो गया। इसको आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कुछ मैं आप लोगों को गृह कार्य दे रही हूँ, जो अपने मन से आप लोगों को करना है। गृह कार्य, इसको अपने मन से आप लोगों को लिखना है। नीचे दी गई मात्राओं से तीन शब्द बनाइए। जैसे री, ये मात्रा है, इससे आप लोगों को तीन शब्द लिखना है। ए, ये ए की मात्रा है। ऐ, ऐ की मात्रा। अंग, अंग की मात्रा। तो ये आप लोगों का गृह कार्य है, जो हम कुछ मात्राएं दिए हैं, इन मात्राओं से कुछ शब्द लिखना है। आज का पाठ्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।